हम लोगों ने पढ़ना है पेज 114 से टर्मिनेशन ऑफ मुशारका। ठीक है, पेज 114। बुक्स खुली हुई है आगे? जी मैम खुली हुई है। ठीक है। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ मुशारका। मुशारका कब टर्मिनेटेड होता है? जैसे और पार्टनरशिप्स की टर्मिनेशन की क्या कहते हैं शराइत में, नॉर्मल जो हम आईटीबी में पढ़ते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वही जो कंडीशंस हैं वो इसकी भी है, मुशारका का भी। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया था मुशारका, जैसे आपने कोई ठेका लिया हुआ था, कोई ब्रिज बनाने का, कोई घर बनाने का, या कोई और ठेका लिया हुआ था, जब वो शराकत में आपने वो काम शुरू किया, जब वो काम खत्म हो गया तो आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें ठीक है, ना करना चाहें तो भी ठीक है। सो उस सूरत में भी मुशारका टर्मिनेट हो सकता है जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया। या आपने कोई खास बिजनेस शुरू करने के लिए मुशारका किया कि हम इतना इतना माल बेचेंगे या हम इतने की डील करेंगे, जब वो डील हो गई, माल बिक गया, आपने खत्म कर दिया, मतलब वो जैसे टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है ना, उस सूरत में। दूसरा केस ये है कि अगर एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं मुशारका खत्म करना चाहता हूँ, मैं पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूँ किसी भी रीजन से, तो वो खत्म कर सकता है। ठीक है, उसको क्या करना है कि इन्फॉर्म करना है बाकियों को थोड़ा पहले टाइम पे, इस तरह से मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, ताकि ये नहीं एकदम से आप किसी को कहें तो मामला सेटल होने में भी वक्त लगता है ना। तो बस आप उसको पहले से नोटिस दे दें, महीना पहले, या जो भी आपका एग्रीमेंट था, और फिर आप खत्म कर सकते हैं पार्टनरशिप। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लाइफ टाइम है और आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, आप खत्म कर सकते हैं। तो जब खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप तो उससे क्या होगा कि एसेट्स जो है वो लिक्विडेट होंगे, यानी एसेट्स की कीमत लगाई जाती है ना, उस वक्त जो भी बिजनेस की कीमत होती है वो लगाई जाती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर तो एसेट्स इस तरह के ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बस ब्रेक इवन पे एसेट्स जो है वो बिक रहे हैं, जितने का आपने लिए थे उतने का ही सब कुछ बिक रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा कि प्रो रेटा बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस का मतलब होता है कि अगर मैंने 50% कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था तो 50% एसेट्स मुझे मिलेंगे, या अगर 20% कि मैंने कंट्रीब्यूट किया था इनिशियल कैपिटल ना बिजनेस के स्टार्ट में, तो 20% मुझे लिक्विडेशन से पैसा आएगा। तो प्रो रेटा मतलब इन अकॉर्डिंग्स टू द रेशो ना। ठीक है, और अगर आपको लॉस भी हो तब भी लॉस भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, रेशो के मुताबिक। दूसरा तरीका क्या है कि अगर एक पार्टनर जो है वो मर जाए तब भी मुशारका खत्म हो जाता है, फिर आपको नए सिरे से दोबारा से एग्रीमेंट करवाना है। फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई तो मुशारका टर्मिनेट हो गया, फिर वो 3 जो बच गए हैं वो आपस में नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो उसी मुशारका के कॉन्ट्रैक्ट पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 4 लोगों के दरमियान हुआ था ना, अब तो एक बंदा नहीं है। फिर वो 3 लोग उसको रिन्यू करना चाहें तो वो रिन्यू करेंगे एग्रीमेंट। या अगर एक बंदा इंसेन हो जाए, मेंटली अनस्टेबल हो जाए, या कोई ऐसी कंडीशन हो तो उस सूरत में भी फिर टर्मिनेट हो जाता है मुशारका। अच्छा, फिर फोर्थ कंडीशन ये आपको कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि एक बंदा है वो पार्टनरशिप में आना चाह रहा था, लेकिन आने से पहले वो जो कैपिटल शामिल करना चाहता था बिजनेस में, उसने फॉर एग्जांपल रखा था कि मैं ये जो बिल्डिंग है ये मैं बिजनेस में शामिल कर दूंगा ना एज माय कंट्रीब्यूशन। वो बिल्डिंग जलजला आ जाए, वो बिल्डिंग गिर जाए, उसमें आग लग जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, तो वो बंदा कहे कि यार ये तो मैंने इस मकसद के लिए रखी थी, अब तो ये खराब हो गई है, तो खैर ये लॉस हम सब मिलके बर्दाश्त करेंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर शामिल करने से पहले आपके साथ कैपिटल के साथ ऐसा कुछ हुआ है, माल डूब गया, तो फिर आप शामिल नहीं हो सकते मुशारका में, मुशारका टर्मिनेटेड होगा या वो शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ डैमेज टू द शेयर कैपिटल ऑफ वन पार्टनर बिफोर मिक्सिंग द सेम इन द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड बिफोर इफेक्टिंग द परचेज, द पार्टनरशिप विल स्टैंड टर्मिनेटेड। ठीक है, तो सिर्फ वही उसी बंदे का लॉस है, सबका लॉस नहीं है, और पार्टनरशिप नहीं हुई, पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट हो सकती क्योंकि आपने कैपिटल दिया ही नहीं है। अब अगर मैं कहूँ मैं ये गाड़ी कारोबार को देना चाहता हूँ, वो गाड़ी आग लग जाए, मैं कहूँ यार मैंने तो कारोबार की नीयत से रखी थी, अब सब मेरे साथ मिल के नुकसान उठाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग कंट्रीब्यूट की है, आपने लैंड दिया है, उसामा ने मशीनरी दी है, इस तरह मिलजुल के हमने कारोबार शुरू किया, हमने आपस में कैपिटल मिक्स किया है और हमने इस तरह से मिक्स किया कि उस पर कारोबार भी शुरू हो गया, पैसा भी आ रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, या ये तो तुमने दी थी तो तुम्हारी नहीं। अब वो सब कुछ कारोबार का हिस्सा बन गया, सब कुछ मिक्स हो गया। अब अगर उस बिल्डिंग को आग लगेगी तो आप ये नहीं कहोगे ओ ये बिल्डिंग तो तुमने दी थी उसामा, तो ये तो तुम्हारा नुकसान है, हम दोनों का तो नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। एक दफा कारोबार शुरू हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उस पर पैसा आना शुरू हो जाए, कैपिटल मिक्स हो गया,
बिजनेस में फिर नुकसान हो तो आप ये नहीं कहते ये चीज तुमने ली थी तो तुम्हारा नुकसान है, नो, अब वो फिर पूरे बिजनेस का नुकसान है, ठीक है। उसके बाद भी आपको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विदाउट क्लोजिंग द और बिजनेस। मैम, जी अगर एक बंदे ने बिजनेस के लिए ही मतलब एक पार्टनर ने कुछ लिया है, खरीदा है, जी और उसने और पार्टनर से पूछा नहीं है, मतलब तो उसमें उस केस में फिर देखो, अगर आप कारोबार का हिस्सा हो ना, आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है मुशारका का, आप लोग एज अ पार्टनर्स ऑलरेडी काम कर रहे हो, उस वक्त अगर आप कोई चीज खरीदते हो ना, तो वो चीज फिर बिजनेस का ही हिस्सा होती है। अगर उस चीज को नुकसान होता है तो वो आपका नुकसान नहीं होता, वो बिजनेस का नुकसान होता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। All the partners are principals in themselves and they are also agents of the other partners. So whatever the decision they make, that is on behalf of the others as well. क्योंकि जरूरी नहीं है हर डिसीजन ठीक के है। वक्त, हर परचेज के वक्त सारे एक जगह बैठे हों। तो अगर मैं पार्टनरशिप में डिसीजन लेती हूँ तो मुझे बाकी तीन ये नहीं कह सकते कि तुमने हमसे तो नहीं पूछा, तब नुकसान हुआ है तुम भुगतो, नो। ये एग्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट कि हर पार्टनर बाकियों का एजेंट होता है। तो जो एक पार्टनर भी फैसला करता है वो सबके बिहाफ पे होता है। हाँ, अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी है कि चेक जब साइन करोगे तो चारों के साइन होंगे तो बैंक चेक जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी, फिर हर पार्टनर कारोबार के लिए परचेजिंग कर सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है फिर वो सबका नुकसान है, सिर्फ आपका नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस। विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस के मतलब है कि फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर कहता है कि मैं कारोबार खत्म करना चाहता हूँ, तो क्या ये जरूरी है कि बाकी 3 भी कर दें, बस कारोबार ही खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म? नो। अगर बाकी 3 कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। वो क्या कर सकते हैं कि वो उस पार्टनर से या उसको उसका हिस्सा दे दें, जितना भी बनता है कीमत लगवाएं, उसको उसका हिस्सा दें, उसको अलग कर दें। या दूसरी सूरत हाल ये है कि उस पार्टनर का हिस्सा उससे खरीद लें, ठीक है, उसका शेयर उससे खरीद लें और आपस में जो है वो फिर तीनों पार्टनरशिप जारी रखें। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो कहे कि मैं पार्टनरशिप खत्म करता हूँ तो सब खत्म कर दें। इस किस्म की कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो कंटिन्यू करना चाहते हो कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। अच्छा, फिर ये आपको कहते हैं कि जब आप दूसरे का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं ना, तो सबकी म्यूचुअल कंसेंट से आप उसका हिस्सा लगाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी मर्जी से कहें तुम्हारा तो इतना हिस्सा बनता है, ये हिस्सा लो, चलो जाओ, तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म, अब हम कंटिन्यू करते हैं, नो। आप जब बिजनेस की कीमत लगवाते हो आप उसमें सबकी कंसेंट शामिल करते हो। देखो इतनी कीमत लगी है, तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है, डू यू एग्री? क्योंकि ये भी हो सकता है ना बाहर से जाके सस्ता हिस्सा लगवा के आ जाओ ताकि मुझे पैसे कम देने पड़े, ठीक है। तो अगर तो आप एग्री करते हो, सबकी म्यूचुअल कंसेंट शामिल है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको उसका हिस्सा दे दो। लेकिन अगर बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, कि बंदा कहे कि नहीं मेरा तो इतना शेयर नहीं बनता, मेरा तो ज्यादा बनता है, और आप इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, सेटलमेंट नहीं हो रही, फिर जो पार्टनर जाना चाहता है ना वो ये कर सकता है कि वो बाकियों को कहे कि नहीं पूरा का पूरा जो कारोबार है वो लिक्विडेट करो, ठीक है। या आप इसमें बैठो, बाहर किसी लिक्विडेटर को मत लेकर आओ, हम खुद बैठ के हिस्से करते हैं कारोबार के। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि झगड़ा हो जाए, ठीक है। तो आपको उस झगड़े को एड्रेस करना है। आप ये नहीं कह रहे तुम तो वैसे भी जा रहे हो, बस निकलो यहाँ से, बाकी पार्टनर्स उसको जोर दिखाएं, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको कहते हैं कि ये जो एक बंदा ऐसा करे कि वो बाद में कहे कि मैं जाना चाहता हूँ, और वो फिर लिक्विडेशन कराए, और वो जो है वो बिजनेस जो है वो कारोबार अलग करे, और सबके लिए कहे कि कारोबार खत्म करो, इसकी कीमत लगाओ, आओ हम नीलामी करते हैं। सो इज इट अलाउड? किस किस्म की कोई क्लॉज अलाउड होता है? ठीक है। और क्या ये भी जरूरी है कि अगर एक बंदा कहे कि मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना शेयर, जरूर है कि तुम लोगों पे ही बेचूंगा, तुम लोग ही मेरा शेयर खरीदोगे तो मैं जा सकता हूँ, क्या इस किस्म की कोई चीज मस्ट है? क्या ख्याल है आप लोग का? क्या मैम, समझ नहीं आई। तो आप लोग सुन नहीं रहे थे? जी मैम सुन हेलो। रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं, अगर एक बंदा आपको कहे कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लिक्विडेशन करो पूरे बिजनेस की, या एक बंदा कहे कि जरूरी है कि मैं तुम लोगों पे अपना हिस्सा बेचूं, या चलो अगर मैं तुम लोगों पे हिस्सा बेचता हूँ, मैं जा रहा हूँ,
अब मुझसे मेरा हिस्सा खरीदो, मैं जाना चाहता हूँ, खरीदो अब तुम बाकी मुझसे मेरा हिस्सा, या चलो पूरे कारोबार की कीमत लगवाओ, निकालो मेरे हिस्से की कीमत दो मुझे। क्या ये डिमांड जायज है? क्या आपके ख्याल से यस मैम, जायज है। डिमांड कर सकता नो है? मैम। नहीं मैम कर यस पॉसिबल है मैम, मैम। जायज है। मैम आपने खुद ही तो कहा कि मतलब अगर एक बंदा जाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि मतलब मुशारका जो है ना वो खत्म हो सकता है। अगर एक बंदा जाना चाहता है और जो पार्टनर्स है वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है ना उसका हिस्सा दे दे उसे, बाहर की मार्केट में उसका रेट लगवा ले, या खुद ही बैठ के उसका हिस्सा जो है ना उसे दे दे और अपना कारोबार कंटिन्यू करे, दोबारा मुशारका एक एग्रीमेंट करे। ठीक है, सही। देखो ये तो हर एक का हक है ना, अगर कोई बंदा बीच में से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन उसको ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि बाकी सब भी पार्टनरशिप खत्म। मैम ये तो बीच में डिमांड कर रहा है मैम, लेकिन ये तो बीच में वो कर रहा है कि मुझे जरूरी जाने है, आप लोगों को कारोबार खत्म कर देना, ये तो नहीं हो सकता। हाँ वो तो नहीं हो सकता, मतलब एक बंदा सिर्फ अपने हिस्से के लिए डिमांड कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता कि कारोबार खत्म हो जाए। एग्जैक्टली मैं ही, अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी जायज डिमांड है। अगर आपकी बाकियों के साथ क्लैशेस आ रहे हैं, बाकियों के साथ आप एग्री नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है बाकी जो है वो मुख्तलिफ हो गए, चेंज हो गए हैं ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, या आपके और उनकी मेंटेलिटी या सोच नहीं मिल रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप जाना चाह रहे हो, या आप कोई अपना सेपरेट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप छोड़ना चाह रहे हैं, आपका हक है। बट ये डिमांड करना कि चूंकि मैं जा रहा हूँ तो तुम सब भी कारोबार ही खत्म करो, ये कंपनी खत्म कर दो और तुम लोग भी कंटिन्यू ना करो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यू कैन नॉट डिमांड इट। और अगर आप मैम लेकिन जी लेकिन कुछ केसेस में मैम ऐसा भी होता है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल 3-4 पार्टनर्स हैं और उनको एक पार्टनर से कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग उसे फोर्स करते हैं कि मतलब वो छोड़ के चला जाए। तो मैम उसके लिए भी तो कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर एक बंदे को कोई फोर्स कर रहा है तो वो ऐसा सू कर सकता है कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम लोगों का कारोबार भी खत्म होना चाहिए। हाँ, सही बात है। और देखो वो तो ये है ना कि अब अगर मेजोरिटी एक तरफ मिल गई है ना, और मेजोरिटी जो है वो नहीं चाहती कि ये वाला पार्टनर बीच में रहे, या तो उसने उनको कोई धोखा दिया है, या वो कोई 2 नंबर काम करे, या उनको उससे मिजाज नहीं मिलता, कोई अनबन है, और वो बाकी उसको फोर्स करने जाओ, तो जाहिर बात है उसको उसका प्रॉपर हिस्सा दे के ही भेजेंगे। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता, फिर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है कि भाई मैं नहीं जाना चाहता, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। यस लेकिन वही बात, आप केस कर भी दो तो उसको प्रूफ करना मुश्किल होता है, अगले कहेंगे हमने तो उसको नहीं कहा, ये तो झूठ बोल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरी फिर इसमें चीज ये है कि आप अगर ये डिमांड करो कि मैं जा रहा हूँ तो ये सारा का सारा कारोबार भी खत्म हो। क्यों खत्म हो? क्योंकि मैं जो था, मैंने बड़ी मेहनत की है इसको यहाँ तक पहुंचाने में। अब जो तुम लोग को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इसमें मेरा भी कमाल था, मेरा भी इसमें हिस्सा था, मेरी भी मेहनत थी। तो मैं जा रहा हूँ तो तुम लोग क्यों कारोबार पे मजे करो, तुम लोग क्यों इसके नाम से फायदा उठाओ जब मैं जा रहा हूँ? तो भाई उन्होंने तो आपको नहीं कहा ना जाने को। अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो बाकियों का काम क्यों खराब करे? अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो आप ये क्यों कह रहे हो कि पूरा कारोबार बेचो और उसके हिस्से करो? नहीं, अगर सब जाना चाहते हैं तब कारोबार बेच के हिस्से करो ना, ये अगर मेजोरिटी चाहती है तब कारोबार बेच के हिस्से करो। अगर एक बंदा चाहता है और बाकी उसका हिस्सा खरीद के कारोबार कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है ना, इसमें ऐसी क्या बात है? ठीक है। हाँ, ऑलरेडी अगर एक बंदा जो है वो जाता है, उससे उसका हिस्सा लेना पड़े तो ऑफकोर्स बिजनेस को इस तरह से लॉस होता है कि एक अमाउंट आपको रनिंग बिजनेस से निकाल के देनी होती है, जो कि मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर एक पार्टनर जाके उसी नेचर का अपना अलग कारोबार शुरू कर दे, और उस पार्टनर के बड़े कॉन्टेक्ट्स हो और बड़े उसके वो हो, लोगों से अच्छे ताल्लुकात है, तो वो ऑलरेडी आपके कारोबार को बड़ा नुकसान देकर जाता है। ऊपर से वो ये भी कहे कि भाई तुम लोग भी कारोबार खत्म करो, तो ये नाजायज डिमांड है। आप जाना चाहते हैं आप जाओ, बाकी कंटिन्यू करना चाहते हैं वो करें। आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ तो सब जाए। ठीक है, दिस डिमांड इज रॉन्ग। ठीक है, यस समझ मैम। जी में? मैम ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो जाए कि आपने एक कारोबार शुरू किया है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट सबने की, और अभी वो कारोबार शुरू हुई है और अगला बंदा कहता है कि भाई मैं तो खत्म करना चाहता हूँ, मैं तो टर्मिनेट करना चाहता हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस दो। सो इज इट जस्टिफाइड? यस मैम, कर सकता है। सीरियसली? मैम मैम तो मेरा अपना ख्याल नहीं हिस्सा ही तो मांग रहा है। देखो, एक बंदा है, ठीक है, उसने जब कारोबार के शुरू उसने करना चाहा था तो उसने कहा था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। उसको पता था, उसको ये भी पता था कि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं सबने करोड़ करोड़ या करोड़ों रुपए डाले, तो उसको पता था कि हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स कमिट करें।
फिर वो स्टार्ट में कहे कि मुझे मेरा हिस्सा अलग करो, मैं तो जा रहा हूँ। सो इज इट जस्टिफाइड? नो मैम, मैम जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन मैम अगर पॉसिबल होता है तो कह तो सकता है मैम, अगर पैसे निकल सकते हैं तो। कुछ जो कहा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि लॉन्ग टर्म और इतना इतना हिस्सा है, तो ये तो मैम अगर बाद में कहे कि मैं नहीं कर सकता तो ये तो मैम नाजायज है ना। देखो हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी एक बंदे को इतनी पावर देते हो ना कि आप कहो कि कोई भी एक बंदा जो है वो कारोबार को किसी भी स्टेज पे लिक्विडेट करा सकता है, कोई भी एक पार्टनर, तो आप उसको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो और आप अपने बिजनेस को बेसिकली उसका ऐसा नुकसान करो जो इरिप्लेसेबल है। आप किसी भी पार्टनर को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो ना, आप किसी भी पार्टनर को ये पावर ही ना दो कि वो एक पार्टनर भी किसी भी टाइम उठ के कहे कि मैं इसको लिक्विडेट कराना चाहता हूँ। लिक्विडेट मतलब दिवालिया कराना चाहता हूँ, पूरे कारोबार को सब कुछ खत्म करो। आप किसी एक बंदे को ये पावर ही ना दे। कल को जरा सी बात पे झगड़ा होगा, तुम जी उठ खड़े हुए कारोबार लिक्विडेट करो, फिर कोई और बात होगी। नहीं, आप किसी पार्टनर को ये पावर ही मत दें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कमिट किया है तो आप ये फिर बीच में क्लॉज रखें, ये शर्त रखें कि अगर लिक्विडेशन करानी, लिक्विडेशन तब होगी अगर सारे पार्टनर्स चाहते हैं या मेजोरिटी चाहते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई जाना चाहता है तो वो अपना हिस्सा बाकियों पे बेच के जाएगा। कारोबार एक बंदा उठ के खत्म नहीं कर सकता। ये क्लॉज डिमांड करना कॉन्ट्रैक्ट में ये नाजायज है कि एक एक बंदा उठ के, देखो जैसे आप मिसाल दी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, सबने करोड़ों रुपए लगाए, एक बंदा उठ के कहे भी प्रोजेक्ट नीलाम करो। क्यों नीलाम करो? ये तो ज्यादती है ना। तो इतनी पावर आपको किसी पार्टनर को देनी नहीं चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको सिंपल कहना चाहिए जो जाना चाहता है अपना हिस्सा बेच के जाए, कारोबार खत्म नहीं होगा। सो डू नॉट गिव दिस पावर टू एनी पार्टनर, डू नॉट एग्री अपॉन इट इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? सो आप किसी को इतनी पावर ही ना दो, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज होगी नहीं तो अगला बंदा कल को ये डिमांड भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, बिजनेस इज एन ऑन गोइंग कंसर्न। कारोबार शुरू करना, फिर कारोबार को चलाना, अपना नाम बनाना, कस्टमर्स ढूंढना और कस्टमर्स लॉन्ग टाइम लॉयल कस्टमर्स ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ा टाइम चाहिए। तो जब आप इतनी मुश्किलों से एक दफा ट्रैक पर आ जाते हो, आपका कारोबार चल पड़ता है, फिर एक बंदा कहे जी सब कुछ नीलामी करो, तो ये तो बहुत ज्यादती है ना बाकियों के साथ। इसलिए किसी को इतनी पावर ही ना दो कि वो ये डिमांड कर सके। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये आपको कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपको कॉन्ट्रैक्ट में इस किस्म की भी बात लिखनी चाहिए कि अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई अनबन हो जाए तो वो कैसे उससे रिजॉल्व होगा। ठीक है? यानी कि आप कोई कमेटी बिठाएंगे, क्या कोई और बाहर से कोई बंदा आएगा, क्या कोई थर्ड पार्टी होगी, आप कैसे झगड़े रिजॉल्व करोगे, क्या आप अदालत में जाओगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो आपको ये क्लॉज डालना चाहिए। ठीक है? इवन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मुशारका बैंक और क्लाइंट के दरमियान भी होता है ना, क्योंकि हम जो बैंक से जो गाड़ी लेते हैं लीज पे, वो मुशारका बेसिस पे होता है ना, या हम बैंक से जो वो लेते हैं कारोबार के लिए फाइनेंसिंग, वो भी मुशारका बेसिस पे होती है। तो दो दोस्तों में भी अनबन हो सकती है, आप में और बैंक में भी अनबन हो सकती है, क्योंकि आप और बैंक पार्टनर है। तो उस सूरत में भी आपको ये चीज क्लॉज में लिखनी चाहिए कि अगर हमारी बात में अनबन होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद ये आपको कहते हैं कि अगर आपने बैंक के साथ कारोबार शुरू किया है तो उसमें बैंक के पास भी काफी ज्यादा राइट्स होते हैं, काफी ज्यादा उसके पास अथॉरिटीज होती हैं, और बैंक जो है उसने आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी लेकर रखी होती है, यानी कोई ना कोई चीज उसने अपने पास एज अ क्या कहते हैं सेफ गार्ड के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी होती है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप जो हो तो वो बैंक के साथ कारोबार करो, बाद में कोई अनबन ना हो या कोई झगड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अनबन झगड़ा यूजुअली यही हो सकता है कि आप टाइम पे पेमेंट्स ना दो। जैसे गाड़ियों की लीज की मैं उस दिन कंडीशन देखी थी, कार फाइनेंसिंग की, 5 साल, 7 साल, 8 साल। अब देखो 8 साल तक तो एक तरह के हालात नहीं रहते ना, तो बहुत लंबा अरसा है। तो उसके बीच में आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपसे गाड़ी चोरी हो सकती है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, आप बीच में गाड़ी किसी और पे बेचना चाह सकते हो, आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, या आप किस्तें नहीं दे सकते, आपकी नौकरी चली गई, जैसे आजकल कोरोना में बड़े लोगों की नौकरियां गई हैं। तो इससे तो फिर जाहिर बात है डिस्प्यूट अराइज हो सकता है ना कि आप किस्तें टाइम पे नहीं दे रहे हो, गाड़ी आपकी पोजीशन में है, तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। इधर लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ मुशारका एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट, द बैंक शेल इन इट्स ओन राइट एंड डिस्क्रेशन obtain adequate security from the party to ensure safety of the capital invested, as also for the profit that may be earned as per profit projection given by the party. ठीक है?
उसके बाद ये आपको कहते हैं कि बैंक जो भी आपसे एश्योरिटी लेता है, जो भी आपसे गारंटीज लेता है, उसकी उन्होंने आगे इंश्योरेंस भी कराई होती है, जो कि बेसिकली तकाफुल होती है। ये कब होता है कि जब आप जो है कोई आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है बैंक को, या आपकी नेग्लिजेंस की वजह से बैंक जो है वो लॉस हुआ है, तो वो फिर आपकी उस चीज को बेच के अपना लॉस पूरा करता है। ये उसी सूरत में होता है अगर आपने बैंक को नुकसान दिया है, या अगर आपने अपनी जो डील जो है अपनी एंड ऑफ द डील को आपने पूरा नहीं किया, आपने पीछे हुए हो अपनी जिम्मेदारियों से, तो तब आपकी जो चीज जो बैंक ने रखी होती है सिक्योरिटी, उसको लिक्विडेट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड मुशारका। इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, उसमें तो कोई भी क्या कहते हैं प्रॉफिट या लॉस की बैंक परवाह नहीं करता। ये नॉर्मल लोन्स की बात करें ना, जब आप कार फाइनेंसिंग के लिए नॉर्मल लोन लेते हो, उसमें क्या हिसाब किताब होता है, ये जब आप अपने एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए लोन लेते हो, उसमें क्या हिसाब किताब होता है, मुशारका में क्या होता है, जब बैंक आपकी कार फाइनेंसिंग करता है तो वो बैंक कहता है वी आर द पार्टनर्स, हम मिलके गाड़ी खरीद रहे हैं। जब आप कारोबार के लिए पैसे लेते हो तो वो कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक है, तुम्हारा नफा भी हमारा, तुम्हारा नुकसान भी हमारा। तो बैंक आपको लोन वही दे रहा होता है जैसे आपको कमर्शियल बैंक देता है, लेकिन इस्लामिक बैंक की अप्रोच डिफरेंट होती है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस चीज में पार्टनर हूँ, तो तुम्हारा नफा नुकसान दोनों मेरा है। लेकिन जब कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है, वो कहता है नो, तुमने मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तुमने मुझे फिक्स पेमेंट देनी है, चाहे तुम्हारा कारोबार चलता है नहीं चलता, मुझे मेरी फिक्स अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फर्क आ सकता है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो यही है कि जो कन्वेंशनल बैंक है उसको कभी भी लॉस नहीं होता, उसको हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि वो लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको उसकी फिक्स पेमेंट हर सूरत मिलती है। और जो इस्लामिक बैंक है वो जब आपकी फाइनेंसिंग करता है तो जब आपको लॉस होगा उसे भी लॉस होगा। समझ आ गई? जी मैम। तो ये बेसिक फर्क है नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकों में और मुशारका में। ठीक है, एक लॉस शेयर करता है, एक लॉस शेयर नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक हमारा कोर्स जो है वो खत्म हो गया मुशारका से रिलेटेड, नॉट ओवरऑल। ठीक है, मुशारका से रिलेटेड पेज 117 तक खत्म हो गया। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो एक्स्ट्रा चीजें हैं व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। मैम यहाँ तक कोर्स है फाइनल के लिए सिर्फ? यहाँ तक कोर्स नहीं, यहाँ तक मुशारका का टॉपिक है, पेज 117 तक। मैम मुदारबा फिक्र नहीं करें, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सही पे। अब मुदारबा क्या होता है? पहले हमने पढ़ा मुशारका, अब है मुदारबा। This is a kind of partnership where one partner gives money to another for investing in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner who is called Rabbul Mal, क्योंकि वो माल देता है ना, while the management and work is an exclusive responsibility. Exclusive means sole responsibility of the other, who is called Mudarib, and the profits generated are shared in a predetermined ratio. So it is also kind of partnership जिसमें एक बंदा पैसा देता है, दूसरा सर्विसेज देता है। ठीक है, एक का पैसा है, एक की सर्विसेज है, एक सिर्फ माल लगाता है, दूसरा सारी मैनेजमेंट करता है। और प्रॉफिट किस रेशो पे शेयर होता है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि हम किस रेशो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। टाइप्स ऑफ मुदारबा, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, अल मुदारबा, अल मुक़य्यदा। Rabbul Mal may specify a particular business or a particular place for the mudarib, in which case he shall invest the money in that particular business or place. This is called mudarib al-muqayyada restricted mudaraba. देखो, अगर मैं पैसा दे रही हूँ ना किसी बंदे को कि तुम मेरे पैसे पे कारोबार करो, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली कह सकती हूँ कि तुमने इस फील्ड में कारोबार करना है या तुमने मेरे पैसे से इस टाइप का बिजनेस करना है। जब मैं